देखिए ये टॉपिक जो है, ठीक है, हम डिस्कस करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। ये टॉपिक जो है बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉलोड आपके रीजनिंग सेक्शन का सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। हम पजल भी पढ़ेंगे, फिलहाल मैं सिटिंग अरेंजमेंट पे फोकस करूंगा। इस टॉपिक का जो वेटेज है बच्चों, समझ लो कि 35 मार्क का जो रीजनिंग का पेपर आता है, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। तो बेटा 35 मार्क के बैंकिंग के पेपर में ये कम से कम जो है 20 मार्क का आ सकता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 20 मार्क या 25 मार्क तक का इसका वेटेज है इस टॉपिक का, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल है दो टॉपिक का। तो आप समझ सकते हो कि बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई बच्चा एमबीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो एमबीए का जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है डाउनलोड करके देखिए, उसमें भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल दिखेंगे। एमबीए का प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लेना गूगल पे, डायरेक्ट अगर सर्च करोगे एमबीए प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको मिल जाएगा, उसमें भी देखो आप, मिल जाएगा आपको। एमबीए के एग्जाम जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको देखो, रीजनिंग बेटा 100 मार्क का होता है, तो आप ये समझ लो कि 100 मार्क के रीजनिंग में कम से कम ये टॉपिक जो है 25 से 30 मार्क का टॉपिक है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। देखो जिन्होंने पहली बार पढ़ना है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ठीक है, वो ध्यान से सुनिए कि कैसा होता है। देखो इसमें जो है चार टाइप के पजल जो है, चार टाइप के जो है सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं। एक जनरली आता है आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, आपको एक मिलेगा लीनियर, ठीक है, और बोलेंगे हम पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, और एक तीसरा टाइप आएगा, वो आएगा आपका, ठीक है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये टॉपिक ये आएंगे। इसके अलावा क्या आ सकता है, तो इसके अलावा कुछ भी अलग ढंग का कुछ दे देंगे आपको टाइम पे अगर देना है तो, जैसे रेक्टेंगुलर स्क्वायर तो चल ही रहा है, लेकिन आजकल ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट भी आ रहा है, उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है तीन टाइप तो मेनली होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के। अभी टॉपिक एक्चुअली होता क्या है, तो इस टॉपिक में जो है बच्चों, इस टॉपिक में होता है कि आपको जो है पैराग्राफ जैसा कुछ डाटा गिवन देंगे। जैसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, देखो आपको ऐसा पैराग्राफ वाइज एक डाटा गिवन दे देंगे, फिर जैसे इंग्लिश का पैसेज होता है ना, वैसे आपको डाटा गिवन दे देंगे। और उस पूरे पैसेज को जो है पढ़ने के बाद आपको जो है डायग्राम बनानी होती है। ठीक है, जिस हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट है, चाहे वो सर्कुलर हो, ठीक है, पैरेलल हो या फिर वो रेक्टेंगुलर हो, ठीक है, इनके हिसाब से जो है आपको डायग्राम बनानी होती है। और इस डायग्राम के ऊपर जो है बेटा 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जनरली 5 क्वेश्चन के साथ आता है सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपको 3 से 4 मिनट के अंदर कर लेना है, अगर आप प्रिलिमिनरी का पेपर दे रहे हो। मेंस का दे रहे हो तो 7 से 8 मिनट या 10 मिनट में भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से इसका मतलब टाइमिंग होता है। तो 3 से 4 मिनट के अंदर आपका पूरा जो है मतलब पजल सॉल्व होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है पांचों के पांचों क्वेश्चन के आंसर भी आपके देके होने चाहिए। तो ये जनरली जो है एक मतलब मिनिमम टाइम होता है जो आपने लेना चाहिए। ठीक है, इससे भी कम टाइम जो है अगर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता कि ये टॉपिक एक्चुअली होता कैसे है, तो उन बच्चों ने थोड़ा सा देख लीजिए सिटिंग सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। देखो इस तरह से आपके क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब हमें इसको जो है डायग्राम में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके पहले जो है हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक के बारे में। देखो अब मैं बात कर रहा हूँ सर्कुलर अरेंजमेंट की, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो यहाँ पे जो है सर्कल में लोग बैठते हैं। जैसे अगर मैं कोई सर्कल बना दूँ तो ये सर्कल में जो है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन जो है बैठते हैं। तो मिनिमम जो है कितने भी लोग बैठ सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी लोग बैठ सकते हैं, मोस्टली जो है 8 पर्सन, 7 पर्सन या जनरली 6 पर्सन या 9 पर्सन या 10 पर्सन, इतने लोगों का जनरली सिटिंग अरेंजमेंट होता है सर्कुलर। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपको 8 लोगों का दिखेगा या फिर 6 लोगों का दिखेगा। ठीक है, तो 8 लोगों का अगर सिटिंग अरेंजमेंट है तो बेटा इसको हम ऐसे बैठाते हैं। ठीक है, ये हो गए 4 लोग और ये हो गए 4 लोग। ठीक है, तो इस तरह से जो है 8 लोगों को सर्कल में बैठाया जाता है। अगर हम बात करते हैं लीनियर अरेंजमेंट की, तो लीनियर अरेंजमेंट में जो है कोई भी मतलब बाधा नहीं होती। जैसे लीनियर मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे लोगों का बैठना, जैसे भी ये स्ट्रेट लाइन पे कितने भी लोग बैठ सकते हैं। आपको जो भी सवाल दे उसके हिसाब से बता देंगे कितने लोग बैठेंगे, तो इस तरह से आपको लोगों को बैठाना है। आपको बोल सकते हैं कि सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, अगर सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो आप इस तरह से दिखाइए। ठीक है, अगर बोलते हैं कि कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं और कुछ लोग साउथ फेस कर रहे हैं, तो फिर इसी डायग्राम में जो है आपको फिर ये जो है कुछ लोग नॉर्थ तो कुछ लोग साउथ, ऐसे कुछ भी फेस करते हुए बताए जाएंगे। तो इस टाइप से जो है लीनियर अरेंजमेंट होता है। मैं बस आपको अभी समझाना चाहता हूँ कि ये होता कैसे है। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। तो पैरेलल अरेंजमेंट क्या होता है, देखो इसमें जो है दो ट्रैक्स होते हैं और इस दो ट्रैक में जो है लोग बैठे होते हैं, मतलब एक दूसरे को फेसिंग करते हैं। मगर आपने खाना खाया होगा देखो कभी बैठ के गाँव में वगैरह, तो देखो एक दूसरे को फेस करते हुए लोग बैठते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है फेसिंग वाला होता है, तो एक जो है नॉर्थ फेसिंग होता है तो एक साउथ फेसिंग होता है। एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में बैठे होते हैं और इसके हिसाब से हमको अरेंजमेंट करने होते हैं।
फिर हम बात करते हैं रेक्टेंगल। तो बेटा ये रेक्टेंगल जो है इस तरह से रेक्टेंगल हो या चाहे स्क्वायर हो, कोई भी अरेंजमेंट हो, इसमें जो है कुछ लोग कॉर्नर पे बैठते हैं तो कुछ लोग जो है मिडल में बैठते हैं। तो मोस्टली जो है 8 लोगों का फेमस होता है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। कभी कभी जो है इस तरह का पैटर्न ना होते हुए ऐसा भी पैटर्न हो सकता है कि एक ही साइड में दो दो लोगों का बैठना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है 8 लोगों का अरेंजमेंट दिख ही रहा है। तो मोस्टली जो है 8 पर्सन सिटिंग अरेंजमेंट बहुत फेमस है। ठीक है, तो 8 पर्सन का ही आता है ज्यादातर टाइम, लेकिन ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स में आपको जो है डायग्राम को स्टार्ट करना होता है। तो आप अपने हिसाब से कैसे भी स्ट्रक्चर में बना सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन जनरली ये जो है एक पैटर्न है सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने का, और ये स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, बोलिए क्लियर है यहाँ तक? मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? ठीक है, तो देखिए अभी अब देखो हर एक सेटिंग अरेंजमेंट का जो है, ठीक है, मतलब आपको कुछ चीजें समझनी चाहिए सेटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, ध्यान से सुनो। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ पहले सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा। सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट इसमें कैसा होता है कि जैसे अभी ये सर्कल है, अभी सर्कल में बच्चों लोग बैठेंगे, है ना। तो लोग बैठेंगे तो आपको बताया जाएगा कि सारे के सारे लोग अगर इनसाइड फेस कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, अगर सारे के सारे बच्चों लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं तो आप इस तरह से शो करोगे सारे के सारे इनसाइड। अब इनसाइड और आउटसाइड में क्या फर्क है? तो बेटा इनके डायरेक्शंस के कारण जो है इनका लेफ्ट राइट चेंज होता है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई पर्सन इनसाइड बैठा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि मैंने ए को ले लिया कि ए अगर यहाँ पे बैठा है और ये इनसाइड फेस में, तो बेटा इसका राइट साइड देखो ये हो रहा है, इसका राइट साइड ये हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं आपको बोलता, ठीक है, एट द सेम टाइम अगर मैं आपको बोलता कि ये सारे के सारे जो है आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं आपको बोलता कि ये सारे के सारे क्या है, आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर इसमें लेफ्ट राइट का जो है जजमेंट थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो अगर ये आउटसाइड फेस करे तो आप इस तरह से शो करोगे। ठीक है, तो ये है आउटसाइड फेसिंग। सवाल में जैसा गिवन है आपको वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, सवाल में जैसा गिवन है वैसा ही करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बोलता है कि सारे के सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं तो आप सारे के सारे इनसाइड दिखाओ। अगर क्वेश्चन बोलता है सारे के सारे आउटसाइड फेस करते हो आप सारे के सारे आउटसाइड दिखाओ। कभी कभी सवाल में क्या आता है, देखो कभी कभी सवाल में क्या आता है कि वो बोलेंगे सम पर्सन्स आर फेसिंग इनसाइड एंड सम पर्सन्स आर फेसिंग आउटसाइड। जैसे मान के चलो कि 8 पर्सन का सेटिंग अरेंजमेंट, ध्यान से सुनो, 8 पर्सन का सेटिंग अरेंजमेंट है। आपको बोला कि 4 लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं और 4 लोग जो है आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि 4 लोग कहाँ फेस कर रहे हैं, इनसाइड, और 4 लोग जो है आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो आप देखो जब ये लाइंस बनाओगे, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये जब लाइंस बनाओगे तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या कर लेते हैं, 4 लोग आउटसाइड ऐसे कर देते हैं। ठीक है, 4 लोग आउटसाइड और 4 लोग इनसाइड ऐसे कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर थोड़ा देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो बेटा ये जो है गलत है। ठीक है, जब जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा कि 4 लोग इनसाइड बैठेंगे और 4 लोग आउटसाइड बैठेंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है, आपको कहाँ पता है कि वो 4 लोग जो है बैठने वाले, वो अल्टरनेट ही बैठने वाले, वो कुछ भी कैसे ही बैठ सकते हैं, ये ऐसे ही बैठ सकते हैं ना। मुझे बताइए, चारों के चारों इनसाइड यहाँ पे भी बैठ सकते हैं और चारों आउटसाइड ऐसे ही बैठ सकते हैं, तो आपको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा कि 4 लोग इनसाइड बैठ रहे हैं और 4 लोग आउटसाइड, या फिर जो है कुछ लोग इनसाइड और कुछ लोग आउटसाइड आएंगे, तो उस टाइम में जो है आप डायरेक्शंस को जो है क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि सारे लोग आउटसाइड, तो आप डायरेक्शन दिखा सकते। अगर आपको बोला जाए सारे लोग इनसाइड, तो आप डायरेक्शन दिखा सकते। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये? क्लियर हो रहा है ये सबको? ठीक है, होपफुली आपको थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा वॉइस में। वॉइस प्रॉब्लम है मेरी कुछ? बाजू का आवाज आ रहा होगा थोड़ा सा? नहीं आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर करो। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। जब भी हम बात करते हैं इनसाइड फेसिंग की, जब बच्चों में इनसाइड फेसिंग की बात करते हैं स्पेशली से सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट में, ठीक है, ध्यान से सुनो। जो सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, इसमें जनरली कैसा होता है कि आप जो है किसी को भी कहीं पे भी बैठा सकते हो। जैसे आपको कुछ डाटा गिवन होता है कि सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट में जो है ए जो है इसके सेकंड राइट में बी है, इसके थर्ड लेफ्ट में सी है, ऐसे कुछ भी डाटा गिवन रहते हैं। तो आपको जो है उनको जो है जब प्लेस करना है तो आप किसी भी एलिमेंट को प्लेस कर सकते हो। जैसे इनके जैसे भी मैं बात करता हूँ, जैसे आपको सवाल में गिवन है बच्चों कि ए सीट्स, ध्यान से सुनो, ए सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी।
ठीक है, ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ये आपको क्वेश्चंस में गिवन है। क्वेश्चन में ऐसा बहुत सारा चीजें गिवन होती है, इन सभी को पढ़ पढ़ के आपको यहाँ पे अरेंज करना होता है। सिंपली बस कुछ नहीं, एक अरेंजमेंट है। जैसे आप लोग देखो, जैसे हमारे क्लास में आके बैठते हो तो बेटा देखो सब लोग एक लाइन में बैठे हो, तो देखो आपका एक अरेंजमेंट होता है, आपका एक पोजीशन होता है, बस वो पोजीशन को पजल में गिवन दिया जाता है, तो बस उस पजल को हमें सॉल्व करके उनके प्रॉपर पोजीशंस बनाने होते हैं। अब जैसे यहाँ पे बोला गया है कि ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ए अगर बी के सेकंड राइट में है, तो अब आपको मतलब जैसे लेना है फॉर एग्जांपल बी, अब आपको देखना है कि ये कहाँ बैठेगी। तो अब ये देखो पूरा सिटिंग अरेंजमेंट बेटा खुला है, इसमें कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी बैठ सकता है, क्योंकि सर्कल में बेटा पहला नंबर कोई नहीं होता, फर्स्ट कोई नहीं होता, आपको पता है सर्कल में कोई चीज फर्स्ट नहीं होती, जो पहले बैठ जाए वही फर्स्ट होता है। तो आप कहीं भी बैठा, जैसे आपने बोला है देखो ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, अगर ए बेटा बी के सेकंड राइट में है तो पहले बी का पोजीशन बना लो, जैसे मैंने बी को यहाँ बैठा दिया है ना, तो बी के सेकंड राइट में ए, तो बेटा ये देखो बी का फर्स्ट राइट और ये है सेकंड राइट, तो बी का सेकंड राइट ए है। इस तरह से आप इनको डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर आपको और एक पॉइंट है, और बहुत सारे एलिमेंट है क्योंकि 8 एलिमेंट है इसके अंदर, तो आपको और एक पॉइंट गिवन दिया जाएगा, तो आपको बोला जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल डी इज, ठीक है, सीटेड, फॉर एग्जाम्पल डी इज सीटेड फॉर एग्जाम्पल थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल सेम सेम अगर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल और एक डाटा गिवन दिया जाता है, उसमें ऐसा लिखा जाता है कि डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ फॉर एग्जांपल सी, अगर ऐसा लिखा जाता है डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, अगर ऐसा कुछ लिखा जाता है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे इस पॉइंट को बैठाने के लिए, कुछ बच्चे क्या करेंगे डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, मतलब डी जो है सी के सेकंड राइट में है ना, इस तरह से डी जो है सी के बेटा सेकंड राइट में, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे अपनी मर्जी से कहीं बैठे, जैसे बोलेंगे अरे सी यहाँ बैठा तो सी का सेकंड राइट डी यहाँ बैठेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे बैठा देंगे, लेकिन बेटा ये लॉजिकली गलत है, क्योंकि आपने आपको किसने बोला कि सी यहीं पे बैठेगा, सी तो बेटा यहाँ पे भी आ सकता था, तो फिर डी यहाँ पे आता, तो बेटा अगर सी यहाँ पे आता तो डी यहाँ पे आता, समझ रहे हो। तो ये जो है पोजीशन कुछ भी बन सकती थी, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सी यहीं पे आएगा। देखो आप पहले एलिमेंट्स का पोजीशन बना सकते हो, लेकिन बाकी एलिमेंट का पोजीशन आप तब तक नहीं बनाते जब तक इनके बीच में कोई भी जो है कनेक्शन नहीं होता, जब तक इनके बीच में कोई कनेक्टेड आपको डाटा गिवन ना हो तब तक जो है आप उस सिटिंग अरेंजमेंट में जो है, ठीक है, बाकी के पॉइंट्स को पुट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे सेम केस अगर यहाँ पे बोला गया है आउटसाइड हो या इनसाइड हो मैटर नहीं करता, अगर आपको यहाँ पे बोला गया है कि बेटा ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो आप ए कहीं पे भी बैठा है, जैसे आप ए यहाँ पे बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, कहीं पे बैठा हो कोई फर्क नहीं गिरता, या बी कहीं पे बैठा हो कोई फर्क नहीं गिरता, लेकिन आपको बस ये है कि ये जो लिखा गया ये प्रॉपरली आपको मतलब बैठाना है। अब मैं देखो बेटा यहाँ पे बी को बैठा दूंगा तो मुझे कंफ्यूजन होगा कि सेकंड राइट कौन सा है, क्योंकि ये नीचे देख रहा है ना, अब नीचे देखने वाले एलिमेंट का लेफ्ट राइट जज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ऐसे केस में खुद के आसानी के लिए बी को यहाँ बैठा दो। अब बी के सेकंड राइट में बेटा ए है, तो देखो यहाँ पे मतलब जनरली मैं बोलना चाहता हूँ कि इनसाइड वाली डायग्राम है तो यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करो, अगर आउटसाइड वाली डायग्राम है तो यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करो। तुम कहीं से भी स्टार्ट करो, सिटिंग अरेंजमेंट गलत नहीं होता, क्योंकि सर्कल कभी गलत नहीं होता। ठीक है, सर्कल में जो एलिमेंट जहाँ पे है वहीं पे आएगा। ठीक है, बस इतना है कि आपको वो ध्यान देना है कि कैसे करना है। ठीक है, होपफुली क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग खुद से। ठीक है, तो इस तरह से होगा। ठीक है, तो होपफुली मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए। मैंने आपको क्या क्या बताया अभी सिटिंग अरेंजमेंट में, सर्कल में, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने तीन चीज बताई। अगर सारे के सारे इनसाइड हो तो आप दिखा दो डायरेक्शंस, अगर सारे के सारे आउटसाइड हो तो डायरेक्शंस दिखा दो। लेकिन अगर बेटा दोनों एट ए टाइम गिवन हो, मतलब बोथ अगर एट ए टाइम आपको गिवन है, तो आप डायरेक्शंस नहीं दिखा सकते, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और आपको जो है सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करते समय पहले आपको सिटिंग अरेंजमेंट को जो है प्रॉपरली रीड कर लेना है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट को प्रॉपरली रीड करना है और ऐसे पॉइंट्स को पकड़ना है, ऐसे पॉइंट्स को पकड़ना है बच्चों जो कनेक्टेड हो, मतलब जो कनेक्शन जोड़ रहे हो दो पॉइंट्स का, मतलब दो एलिमेंट्स का कनेक्शन जोड़ते जोड़ते जा रहे हो, ऐसे केस में ही आपका सिटिंग अरेंजमेंट जो है प्रॉपरली बैठ जाएगा। ठीक है, प्रॉपरली बैठ जाएगा। इसमें लेफ्ट राइट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए, सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट, ऐसा कुछ भी लेफ्ट राइट जो भी गिवन होता है, ठीक है, लेफ्ट राइट जो भी गिवन होता है इसके बारे में आपको थोड़ा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जनरली जैसे अगर मैं बात करूँ सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में, ठीक है, तो देखो बेटा अगर ये फॉर एग्जाम्पल अगर आउटसाइड है, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर कोई एलिमेंट आउटसाइड है तो बेटा इसका राइट ये है, इसका लेफ्ट ये है, इसका जो है फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट ये है, राइट ये है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे मैंने डायरेक्शन डिस्टेंस में बताया है। सेम एलिमेंट बेटा अगर इनसाइड फेस कर रहे हैं, सेम एलिमेंट अगर इनसाइड फेस कर रहे हैं तो बेटा ये इसका राइट हो जाएगा, फिर ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। देखो इसके बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, तो ये जो है राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपको डायरेक्शन देते आना चाहिए, मतलब किसी के लेफ्ट में कोई है, किसी के राइट में कोई है, तो आपको इस तरह से प्रॉपरली पहले से मतलब पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि जब आप सिटिंग अरेंजमेंट को रीड करते हो तो उसको नोट भी करते जाना है, क्योंकि एक बात याद रखो, कुछ कुछ सिटिंग अरेंजमेंट बेटा इतने आसान होते हैं कि 2 से 3 मिनट के अंदर ही आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। अगर आपको बैंकिंग का एग्जाम सच में क्रैक करना है तो बैंकिंग के प्रिलिमिनरी में आने वाला जो सिटिंग अरेंजमेंट है, प्री में आने वाला जो सिटिंग अरेंजमेंट है बेटा, वो 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट के अंदर ही सॉल्व करते आपको आना चाहिए। इससे ज़्यादा समय लेते हो तो आपका स्कोर नहीं बनेगा, क्योंकि 35 क्वेश्चंस को कवर करना है आपको, जिसमें से सिर्फ 20 मिनट होते हैं आपके पास। तो 20 मिनट में बेटा आपको ये सब जो है फास्ट में करना है, तो 3 से 4 मिनट में एक सेटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि कम से कम 20 मार्क का सेटिंग अरेंजमेंट अगर आता है तो इसका मतलब 4 क्वेश्चन आते हैं। अगर बेटा आपने 4 क्वेश्चन में अगर फॉर एग्जाम्पल 4 क्वेश्चन मतलब 4 सेटिंग अरेंजमेंट आते हैं, अगर आप एक एक सेटिंग अरेंजमेंट को बेटा 5-5 मिनट दोगे तो आपके 4 ही सेटिंग अरेंजमेंट बनेंगे और बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने को टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आपको 3 से 4 मिनट के अंदर सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं पहले सेटिंग अरेंजमेंट की। अब बाकी टाइप्स ऑफ सेटिंग अरेंजमेंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम स्टार्ट करते हैं इस सेटिंग अरेंजमेंट की। ठीक है, तो सभी बच्चे जो है बिल्कुल तैयार हो जाइए और फटाफट जो है इस सवाल का आंसर बताइए, और जिसका हो गया वो डन करिए। जिसका हो गया वो डन करते जाइए। जल्दी बताओ, जल्दी से पढ़ो और जल्दी से डन करो अगर हो गया है तो। अब जिसको प्रॉब्लम जा रहा है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, जिनका हो गया बहुत बढ़िया बच्चों, जिनका नहीं हुआ है ठीक है, मैं कुछ नए क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, मैं ट्राई करूंगा बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ाऊँ आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के। ठीक है, मेरा ये टारगेट रहेगा कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल मिला के कम से कम हम 40 से 50 क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, जो कि मोर देन इनफ हो जाएंगे आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, चलो ध्यान दो, जिनका डन हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्या लिखा है देखो बेटा, यहाँ पे आपको सवाल पढ़ के समझ गया होगा कि टोटल जो है 8 लोग हैं, है ना। टोटल कितने हैं बेटा, 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल 8 लोग हैं। और सारे के सारे लोग जो है सेंटर फेसिंग, ऐसा बोला गया, देखो ऑल आर फेसिंग इनसाइड, ऑल आर फेसिंग इनसाइड, आपको बोला गया है कि सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे लोग जो है इनसाइड फेस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, देखो एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर सच दैट, देखो अब यहाँ पे ये पहला पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिए। P sits थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, हम यहाँ पे डायरेक्ट समझ रहा है कि बेटा M के थर्ड लेफ्ट में P है, तो अगर M यहाँ पे है तो इसका ये फर्स्ट लेफ्ट है, ये सेकंड लेफ्ट है और यहाँ पे थर्ड लेफ्ट है, तो M के थर्ड लेफ्ट में बेटा P है। अगर मैं ऐसा एरो दिखाऊं तो समझ जाने का कि लेफ्ट है। ठीक है, अगर मैं ऐसा एरो दिखाऊं तो समझ जाने का राइट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो P जो है M के क्या है, थर्ड लेफ्ट में है। ठीक है, तो P जो है M के थर्ड लेफ्ट में है। ठीक है, ये फर्स्ट लेफ्ट और ये सेकंड लेफ्ट और ये आ गया थर्ड लेफ्ट, तो P जो है M के थर्ड लेफ्ट में। अब बाद में क्या लिखा देखो, एंड, बेटा ये आपको मैंने ब्लड रिलेशन में भी पढ़ाया था कि एंड के बाद का जो सेंटेंस होता है ये फर्स्ट पर्सन को बिलोंग करता है, या फिर आप सेंटेंस पढ़ते पढ़ते ही समझ सकते हो कि एंड के बाद का सेंटेंस P के लिए, देखो आप पढ़ते पढ़ते देखो, P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M एंड सेकंड टू द राइट ऑफ T, मतलब P के बारे में बताया जा रहा है कि P जो है M के थर्ड लेफ्ट में है, साथ ही साथ जो है P जो है T के सेकंड राइट में, मतलब P जो है बेटा T के सेकंड राइट में है। टी के सेकंड राइट में, मतलब टी यहाँ पे है तो ये हो गया फर्स्ट राइट और ये हो गया सेकंड राइट, मतलब टी के जो है सेकंड राइट में पी है। तो इस तरह से आप पहले रफली डायग्राम बनाया करो जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ।
अब आपकी मर्जी, आप एक तो बेटा ऐसा बना के रख सकते हो, अदरवाइज आप जो है इसमें पुट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो आप यहाँ पे पुट भी कर लो, कोई फर्क नहीं करेगा। देखो p sits थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ m, अगर बेटा मैं m को यहाँ पे ले लूँ तो m का थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट यहाँ पे आएगा p। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है देखो t के सेकंड राइट में p है, मतलब p के सेकंड लेफ्ट में बेटा t है कि नहीं, तो p का फर्स्ट और ये सेकंड, मतलब यहाँ पे आएगा t। देखो t का फर्स्ट राइट और ये सेकंड राइट, तो अपने हिसाब से इमेजिन करके देखो राइट हैंड साइड इधर ही जा रहा है t का, देखो t का राइट हैंड साइड बेटा इधर ही है, t का राइट हैंड साइड यही है, देखो t के फर्स्ट राइट और ये t का सेकंड राइट p। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो n इज सेकंड टू द राइट ऑफ p, n जो है p के सेकंड राइट में, तो बेटा p का राइट कहाँ है, देखो आप ही देखो p का राइट देखो नीचे में है, p का राइट नीचे में, तो p का सेकंड राइट कौन है, n, तो p का सेकंड राइट n। r इज सेकंड टू द राइट ऑफ w, r इज सेकंड टू द राइट ऑफ w, लेकिन यहाँ पे r तो कहीं पे भी नहीं बैठा है ना, r तो दिख ही नहीं रहा है हमें, लेकिन हमें बोला गया है कि r जो है w के सेकंड राइट में, तो इस पॉइंट को बना लो, r जो है w के सेकंड राइट में, r इज सेकंड टू द राइट ऑफ w। बाद में क्या लिखा है who मतलब क्या है w, who is second to the right of m, who मतलब कौन w, w is second to the right of m, तो m के सेकंड राइट में बेटा w, तो m के सेकंड राइट में w है, लेकिन w के सेकंड राइट में r है, तो w का फर्स्ट राइट और ये सेकंड राइट r हो गया। अब f इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ p, p का नेबर जो है बेटा f नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट f यहाँ पे आएगा, तो बचा कौन सा एलिमेंट h, तो h यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया आपका सेटिंग अरेंजमेंट सॉल्व, और ये बहुत ही बेसिक सा सेटिंग अरेंजमेंट है आपका कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए। ये सवाल कभी नहीं आएगा एग्जाम में, अगर आएगा तो छोटे मोटे सस्ते एग्जाम में आएगा, रेलवे वगैरह। बोलो क्लियर हुआ? ठीक है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं आप लोगों के लिए, बस आप जो है प्रॉपर्ली एक एक पॉइंट को समझा करो कि देखो सिटिंग अरेंजमेंट को बेटा सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। सिटिंग अरेंजमेंट अगर आपको फास्ट में सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या कर लेना, मेरी बात सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो बच्चे बहुत ही पहली बार पढ़ रहे हैं, देखो मैं अभी थोड़ा सा बात कर लेना चाहता हूँ। अब जो बच्चे हैं ना बेटा एसबीआई क्लरिकल का फॉर्म भरे हैं, जो स्पेशली नए बच्चे हैं एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है बेटा, आप एक बात ध्यान देना, आप जो है जब रीजनिंग का आप जब पेपर दोगे, एग्जाम में जाओगे ना पेपर देने, बेटा रीजनिंग के जो है 35 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हो और आपको कितना टाइम मिलता है एनालिसिस देख लेना। आपको लिटरली बेटा ऐसा फील होगा कि आप टाइम ट्रैवल कर रहे हो। टाइम ट्रैवल कंसेप्ट सुना है ना आपने, टाइम ट्रैवल, आपको लिटरली ऐसा फील होगा। 1 घंटे का समय बेटा आपको ऐसा लगेगा कि 10 मिनट में खत्म हो गया, आपको ऐसा लगेगा कि 1 घंटे का समय जो है सर 10 मिनट में ही खत्म हो गया, क्योंकि आप इतना बिजी हो जाओगे एग्जाम के अंदर। तो आपको जो है यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है, क्योंकि ये टॉपिक इतना सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस टॉपिक के थ्रू ही आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। मतलब मैं अगर ऐसा भी बोलूँ तो कोई गलत नहीं है कि बैंकिंग का एग्जाम अगर क्रैक करना है तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल जो है अच्छा होना चाहिए। अगर सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आपका स्ट्रांग नहीं है तो बैंकिंग का एग्जाम जो है आपके लिए जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा प्रिलिमिनरीज खासकर पास करने में, इसलिए इसको पक्का बनाओ। अब दूसरी बात क्या है, देखो जैसे देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे थे, तो बेटा ये ऐसे पॉइंट लिखा करो, जैसे जैसे आप पढ़ते हो वैसे वैसे पॉइंट लिखा करो, इसमें आपका समय नहीं जाएगा। जैसे मैंने ये पहला पॉइंट पढ़ा तो बेटा उसको तुरंत लिख लो, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा कि पहला ही पॉइंट डबल पढ़ते बैठो आप। आपको दूसरा पॉइंट पढ़ा तो बेटा उसका नोट कर लो, तीसरा पॉइंट पढ़ा उसको नोट करो, चौथा पॉइंट पढ़ा उसको नोट, हर एक पॉइंट को बेटा पेज पे एक नोट कर लो, ऐसे नोट करते जाओ और हर एक पॉइंट को कनेक्टेड करते जाओ एक दूसरे से, तभी जाके आपका फास्ट में सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल था आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट करके करने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा सवाल लेते हैं, चलो सभी बच्चे ट्राई करेंगे, अब जल्दी से आंसर करेंगे। ये पूरा वीक चलेगा ये टॉपिक। करो, जिसको जैसा आता वैसे करिए।
डन, बहुत जल्दी डन हुआ तुम्हारा। इतना टाइम लगा तुम लोगों को, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, डबल से एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, मैं थोड़ा सर्कल डाल देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि ABCD, EF, GH आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर। हमें बोला गया है कि ABCD जो है, ठीक है बेटा, सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं। 8 लोग हैं, देखो अगर आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम 8 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट होता है, सारे के सारे लोग बेटा सेंटर, और मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों सेंटर फेसिंग ही सवाल आते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए डायग्राम। ठीक है, तो ये है 8 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें सारे के सारे लोग सेंटर फेस कर रहे हैं। अब ये जो सवाल है बेटा, ये आप सभी के लिए एग्जाम, सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गेट एग्जाम हो उसमें भी इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे को थोड़ा सा एक बताना था, जैसे एम अपना ये होता है ना, एमएससीबी का एग्जाम। एमएससीबी का एग्जाम जो बेटा, एमएससीबी का एग्जाम होता है बेटा, उसमें रीजनिंग के जो है 40 क्वेश्चन आते हैं, याद रखो। रीजनिंग के बेटा 40 क्वेश्चन में से जो है हम कम से कम 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पकड़ लो आप लोग। ठीक है, रीजनिंग के ये सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पे आएंगे। ठीक है, याद रखिए। देखो अभी क्या बोला, देखो ABCD, EF, GH आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर सच दैट H इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ B। ध्यान से सुनो, H जो है B के फोर्थ लेफ्ट में, तो B का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, और यहाँ पे H, तो H जो है बेटा B के फोर्थ लेफ्ट में है। आप ऐसा भी पॉइंट बनाओ, या फिर आपको देखो ये डायरेक्ट पॉइंट दिख रहा है, देखो ये हमको डायरेक्ट पॉइंट दिख रहा है बच्चों, तो डायरेक्ट पॉइंट दिख रहा है तो आप डायरेक्ट भी लिखा करो, कोई फर्क नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो B, तो B का फोर्थ लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पे आएगा H। आपको एक चीज नोटिस हुई क्या बेटा, 8 लोगों के सीटिंग अरेंजमेंट में, ऐसे सुनो, 8 लोगों के सीटिंग अरेंजमेंट में अगर कोई बंदा बेटा फोर्थ लेफ्ट हो या राइट हो, वो बाय डिफॉल्ट अपोजिट आ जाता है, ये याद रखो। एट द सेम वे मैं बोलूंगा, यही केस को ऐसा ही बोल सकता हूं मैं, कि अगर 3 लोगों का गैप है, अगर बेटा 3 लोगों का गैप है, तो बाय डिफॉल्ट जो है अपोजिट आ जाएगा। देखो 3 लोगों का गैप है, 1 2 3, तो देखो बाय डिफॉल्ट अपोजिट आ जाएगा। इससे पॉइंट प्लेस करने में आपको आसानी होगी। देखो अब आदमी क्या लिखा, देखो H इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ B एंड सेकंड टू द राइट ऑफ F। F के जो है सेकंड राइट में है, तो देखो F के बेटा सेकंड राइट में है कौन, H। तो F के सेकंड राइट में है, तो अगर F को यहाँ पे ले लूं मैं, ठीक है, तो F का फर्स्ट राइट और ये हो गया सेकंड राइट, ये हो गया H। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। बाद में क्या लिखा, देखो A इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C। A जो है C के थर्ड लेफ्ट में, तो बेटा C का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, और ये है थर्ड लेफ्ट A। तो A जो है C के थर्ड लेफ्ट में है। और बाद में क्या लिखा है, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। हु मतलब कौन, सी। सी हु मतलब कौन, सी। सी जो है एफ का नेबर नहीं है। सी अगर बेटा एफ का नेबर नहीं है, तो सी यहाँ पे और यहाँ पे नहीं बैठ सकता। मतलब अगर नेबर नहीं है, मतलब उसकी ये दो पोजीशंस कैंसिल हो गई। जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। जी जो है ए के सेकंड लेफ्ट में, देखो ए के ही बेटा सेकंड लेफ्ट में जो है जी है, देखो ए के ही सेकंड लेफ्ट में क्या है, जी है, ऐसा बोला गया है। और बाद में क्या बोला, देखो D इज सेकंड टू द राइट ऑफ E। देखो D जो है E के सेकंड राइट में है, E के सेकंड राइट में D है। चलो यहाँ तक तो हमने पॉइंट प्लेस कर लिए। ठीक है, अब जो नहीं प्लेस किया उसको डिस्कस करते हैं। हमने किसको प्लेस किया है, HBD, मतलब ये वाला पॉइंट तो प्लेस हो गया। अभी देखो ये वाला पॉइंट बेटा हमारा बाकी है। इस पॉइंट में क्या, देखो A के सेकंड लेफ्ट में G है, जबकि C के थर्ड लेफ्ट में जो है A है। लेकिन C का पोजीशन हमें क्लियर नहीं हुआ है, तो हमें बेटा C का पोजीशन क्लियर करना पड़ेगा। तो देखो C बेटा यहाँ पे और यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है। ये दो जगह पे नहीं आएगा इतना 100% कंफर्म, लेकिन तीन जगह में कहीं पे भी आएगा कंफर्म है। लेकिन हमें एक बात बोली गई है कि ए जो है बेटा सी का थर्ड लेफ्ट है। तो अगर बेटा सी यहाँ पे आता है, ध्यान से सुनो बेटा, अगर सी यहाँ पे आ जाए तो ये हो जाएगा फर्स्ट लेफ्ट, ये हो जाएगा सेकंड लेफ्ट, और ये हो जाएगा थर्ड लेफ्ट, जो यहाँ पे आएगा ए। लेकिन ए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से सी भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो समझ रहा है, अगर देखो बेटा मैं सी यहाँ पे बैठाता हूँ,
तो देखो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट ए यहाँ पे आएगा, लेकिन सी यहाँ पे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे ए के लिए पोजीशन ही नहीं है, तो सी के लिए ये पोजीशन गलत हो जाएगी। हम बात करते हैं इस पोजीशन की। सी अगर यहाँ पे बच्चों, तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट ए यहाँ पे आएगा, है ना। लेकिन चांस है, क्योंकि सी यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक जगह खाली है, मतलब सी का ये पोजीशन क्लियर होने के चांसेस है। चांसेस है क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये भी तो एक जगह बाकी है जिसको हमें चेक करना है। कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है कि ये आ गया तो हो गया भाई खत्म, लेकिन ऐसा नहीं, कभी कभी नेक्स्ट जगह पे भी चांसेस बन जाते हैं। देखो सी अगर यहाँ पे आता है बेटा, तो फर्स्ट लेफ्ट ये है, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट ए यहाँ पे आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। मतलब सी का ये पोजीशन गलत है, मतलब सी का एक भी पोजीशन सही नहीं है, बस ये एक पोजीशन सही है। मतलब इससे हम बोलेंगे कि कंफर्म बेटा सी कहाँ पे आएगा? सी जो है कंफर्म यहाँ पे आएगा। अगर सी कंफर्म यहाँ पे आएगा तो ए कंफर्म यहाँ पे आएगा। अगर ए कंफर्म आएगा तो ए के सेकंड लेफ्ट में जी है, तो बेटा ए का सेकंड लेफ्ट जी यहाँ पे आएगा। ठीक है, ए का जो है सेकंड लेफ्ट जी जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या देखो, ई के राइट में डी है, ई के सेकंड राइट में डी है, तो देखो बेटा अगर ई यहाँ पे आएगा तो उसका सेकंड राइट डी यहाँ पे आएगा। और ये हो गया डायग्राम क्लियर। बोलो क्लियर हुआ सबको? समझ रहा है एक्सप्लेनेशन? ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा एक एक चीज अभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। स्क्रीनशॉट लेना बाकी है, कोई बात नहीं, बाद में ले लो।
ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। जिनका नहीं आया वो ध्यान दीजिए कैसे करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जो है टोटल लोग जो है ना, अभी यहाँ पे टोटल 9 लोग हैं। तो डायग्राम जो है पहले प्रॉपरली बना लीजिए 9 लोगों का। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे आता है 9। ठीक है, ऐसे बेटा टोटल 9 लोग हो गए और सारे के सारे इनसाइड है। ठीक है, यहाँ पे कोई किसी का अपोजिट नहीं है, क्योंकि 9 पर्सन बेटा अपोजिट कोई किसी का नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपोजिट वाले सवाल आएंगे, गिवन डाटा आएगा भी नहीं आपका। ठीक है, आपको बोला क्या है, देखो यहाँ पे इन सब इन सच बेटा दैट ऑल आर फेसिंग इनसाइड। फिर क्या लिखा, देखो आर सेट नेक्स्ट टू बी। बेटा नेक्स्ट मतलब क्या होता है, नेक्स्ट मतलब आर सेट नेक्स्ट टू बी, मतलब बी के नेक्स्ट में आर है। तो बी के नेक्स्ट में आर बेटा ऐसा भी आ सकता है, या फिर बी के नेक्स्ट में आर ऐसा भी आ सकता है। नेक्स्ट का मतलब राइट ही होगा ऐसा थोड़ी ना है। नेक्स्ट का मतलब राइट ही होगा ऐसा थोड़ी ना है। आप अगर बेटा मेरे लेफ्ट में बैठो तो मेरे नेक्स्ट में बैठो, अगर मैं काउंटिंग लेफ्ट से स्टार्ट करूँ या राइट से स्टार्ट करूँ, है ना। तो ये एक मतलब कंफर्म पोजीशन ही है। हु इज नॉट द नेबर ऑफ वाई एंड एस, हु मतलब कौन, बी। बी जो है बेटा वाई का भी नेबर नहीं है और एस का भी नेबर नहीं है। अब देखो ये जो पहला पॉइंट है ना, ये कोई बेटर पॉइंट नहीं है इस डायग्राम को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इस पहले पॉइंट में कोई क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी नहीं है मतलब क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन जो, जैसे ये वाला पॉइंट देखो, 2 पर्सन्स सीटेड बिटवीन क्यू एंड एम। देखो बेटा क्यू और एम के बीच में 2 लोग बैठे, तो ये बेटा क्लियर पॉइंट नहीं, क्योंकि ये ऐसा भी तो हो सकता था कि एम यहाँ पे और क्यू यहाँ पे। समझ रहा है, मतलब क्यू और एम के बीच में 2 लोग हैं, लेकिन किसने बोला कि क्यू ही पहले आएगा, कभी पहले एम भी तो आ सकता है। तो बेटा ये भी कोई परफेक्ट पॉइंट नहीं है। फिर क्या लिखे, देखो एम एंड आर नॉट नेबर ऑफ ईच अदर, मतलब एम और आर जो है बेटा वो एक दूसरे के नेबर नहीं है। तो ये भी कोई परफेक्ट पॉइंट नहीं है, क्योंकि m और r जो है नेबर नहीं एक दूसरे के। तो इससे हमारा डायग्राम थोड़ी ना स्टार्ट हो रहा है। v इज द नेबर ऑफ t, v इज द नेबर ऑफ t। बेटा ये भी कोई परफेक्ट पॉइंट नहीं है, क्योंकि v t का नेबर मतलब ये vt या फिर tv ऐसा कैसे भी बैठ सकते हैं ये लोग। मतलब v जो है नेबर है t का, तो मतलब v और t अगर नेबर है तो बेटा ये कैसे भी बैठ सकते हैं। तो एक तो vt वाला भी पोजीशन हो सकता है, tv वाला भी पोजीशन हो सकता है। तो ये भी कोई परफेक्ट पॉइंट नहीं है, लेकिन ये सबसे परफेक्ट पॉइंट है इस डायग्राम में, जो हमें डायग्राम को स्टार्ट करने में मदद करेगा। इसने क्या लिखा, देखो s सिट्स लेफ्ट ऑफ क्यू ऑन फोर्थ पोजीशन, मतलब s जो है q के लेफ्ट में और वो फोर्थ पोजीशन पे है। इसका मतलब ये है कि s जो है बेटा q के फोर्थ लेफ्ट में है। q यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और यहाँ पे आएगा s। ये अपोजिट नहीं है बच्चों, समझ रहा है मेरा पॉइंट। मैंने बताया कि 9 लोगों में कोई अपोजिट नहीं होता। ठीक है, ये मेरे जो लाइंस बने हैं उसके हिसाब से अपोजिट दिख रहा है, लेकिन है नहीं एक्चुअली। फिर क्या लिखा, देखो y इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ q। y जो है बेटा इमीडिएट राइट ऑफ q, y जो है इमीडिएट राइट ऑफ q। q के बारे में बोला गया है हु इज द नेबर ऑफ v, मतलब q जो है बेटा नेबर है किसका, v का, लेकिन q के ऑलरेडी राइट में एक y है, तो बाय डिफॉल्ट v नेबर है, तो यहाँ पे आएगा। फिर ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा, देखो हमारा कि v और t नेबर है, तो बेटा v और t नेबर है तो पक्का t यहाँ पे आएगा। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अब क्या लिखा, देखो n इज नॉट द नेबर ऑफ s। बेटा n जो है नेबर नहीं है किसका, s का। तो चलो ठीक है, n यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आएगा, इतना कंफर्म है। फिर n कहाँ पे आएगा, तो बच्चों n यहाँ पे भी आ सकता है और n यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन मुझे कहाँ पता कि n के बारे में कोई डाटा ही नहीं है। बाकी का देखो यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं है n का, तो मैं अपने मर्जी से n को नहीं बैठा सकता, लेकिन मुझे पता है कि 2 में से एक जगह पे n आ जाएगा। तो अब तक हम बाकी पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। क्या बोला, देखो Q और M के बीच में बेटा 2 का गैप है। Q और M के बीच में 2 का गैप है। अगर Q और M के बीच में 2 का गैप है तो एक दो M बेटा यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम M यहाँ पे भी तो आ सकता है, क्योंकि आपको क्या बोला गया, Q और M के बीच में 2 का गैप। तो 2 का गैप राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। इसने थोड़ी बोला था राइट या लेफ्ट, है ना। समझ रहे हो। फिर हमको बोला है कि M और R नेबर नहीं है, तो जब M बैठेगा तब हम R को देख लेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो कि B और R एक दूसरे के नेबर है, और ऊपर से यहाँ पे बोला गया देखो कि B जो है बेटा नेबर नहीं है। किसका नेबर नहीं, देखो B इज नॉट द नेबर ऑफ Y एंड S, मतलब Y और S दोनों का नेबर नहीं है। कौन, B, मतलब बेटा B यहाँ पे नहीं आ सकता और B जो है यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि बी नेबर नहीं है एस का, लेकिन एट द सेम टाइम बी नेबर नहीं है बेटा किसका, वाई का। तो बी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, है ना। मतलब बी के देखो 3 पोजीशन गलत होता है, तो बी यहाँ नहीं आएगा, बी यहाँ नहीं आएगा, बी यहाँ नहीं आएगा, मतलब पक्का बेटा बी यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि यही तो एक जगह बाकी थी। देखो बी अगर 3 जगह पे नहीं आ सकता तो बी पक्का यहाँ आएगा। लेकिन हमें और एक पॉइंट याद रखना है कि एम की 2 पोजीशन थी, एक तो ये वाली पोजीशन थी और एक तो ये वाली पोजीशन थी, लेकिन अब एम यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि बी बैठ चुका है, मतलब बेटा एम पक्का आएगा यहाँ पे। समझ रहे हो। फिर हमको और एक पॉइंट पता था कि n यहाँ पे और यहाँ इन दोनों में से कोई एक जगह पे आएगा, लेकिन इस जगह को b ने पकड़ लिया, मतलब पक्का बेटा n यहाँ पे आएगा। और b का एक नेबर है r,
तो बेटा ये आर यहाँ है। बोलो बोलो बोलो, समझ रहे हो? कुछ समझा? मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? कितने बच्चों को मजा आ रहा है, यस सर बोलो। और कितने बच्चों को बेटा कंफ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूज करके लिख लो, या सी करके लिख दो जिसको कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा, रोहित सावरकर को कंफ्यूज हो रहा है, ओके। आपका पहले को कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है बेटा। कंफ्यूजिंग है, उसको बोलते चैलेंजिंग है ना? इसको हम कंफ्यूजिंग क्यों बोलेंगे? चैलेंजिंग है ना ये, है ना? क्योंकि आपको एकदम से आ जाए ऐसा थोड़ी ना होगा, है ना? आपको तो सीखना पड़ेगा, और यही तो चीज है यहाँ पे रीजनिंग में। रीजनिंग इज ऑल अबाउट हाउ यू थिंक, ठीक है? आप कैसा सोचते हो उसे बेटा रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है? तो आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, तभी आपका रीजनिंग क्लियर होगा, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए वाले क्वेश्चन पे, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। करो जल्दी जल्दी करो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, फटाफट सॉल्व करो। ठीक है, अभी तो कुछ भी नहीं है बेटा, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीजें आपको मिलेगी, अभी तो बस स्टार्ट किया है। करो जल्दी, मैं डन करो जल्दी से, मैं देखता हूँ टाइम कितना लगेगा आपको। 8:29 हुआ है।
ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे जो है ना बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं और कुछ लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, और टोटल देखो एच तक लिखा है, ऐसे मतलब बेटा 8 लोग हैं, है ना। तो 8 लोगों का बेटा सिटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, और कुछ लोग इनसाइड और कुछ लोग आउटसाइड। जब भी ऐसा केस आता है कि 4 ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड एंड 4 ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड, कुछ भी हो, जैसे 4 फेसिंग आउटसाइड 4 फेसिंग इनसाइड ऐसा लिखे, या फिर 3 फेसिंग आउटसाइड या बाकी के 5 इनसाइड, कुछ भी हो बेटा, जैसे कुछ आउटसाइड और कुछ इनसाइड। जब ये सेंटेंस आता है तो आप बेटा डायरेक्शंस को नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपको कहाँ पता है कि इनके पोजीशंस कैसे है डायरेक्शन वाइज, है ना। तो इसलिए जो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अब क्या करिए, जो पॉइंट लिखे उसको पढ़ के जो है सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे मेरा पहला पॉइंट क्या, देखो, ई फेसेस आउटसाइड एंड बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस आउट इनसाइड। बेटा यहाँ पे क्या बोला गया है कि ई जो है आउटसाइड फेस करेगा और उसके दोनों नेबर इनसाइड फेस करेंगे। आप पहले ये लिखना सीख लो, क्योंकि ये लिखना जब तक नहीं सीखोगे तब तक जो है आपको डबल डबल पढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर आपने ये वाला पॉइंट सर यहाँ पे प्लेस नहीं किया। यहाँ पे प्लेस इसलिए नहीं किया बेटा, क्योंकि ये पॉइंट जो है हमें कोई भी मतलब लिंक नहीं दे रहा है। इसमें सिर्फ एक ही अकेला पॉइंट है ई, इसने कोई लिंक नहीं दिया हमें अभी तक पहले पॉइंट के थ्रू। ऐसा थोड़ी बोला है कि ई के राइट में एफ है या फिर ई के लेफ्ट में एल है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब ये पॉइंट जो है हमारे फिलहाल होल्ड पे रखते हैं इस पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं। एच इज सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। देखो अभी जैसे ये वाला पॉइंट आ गया, मतलब इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया, क्योंकि ई के कनेक्टेड डाटा बेटा एच है और एच से कनेक्टेड डाटा देखो बेटा बी है। इस तरह से आपको पॉइंट कनेक्ट करते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला देखो, अब ई फेसेस आउटसाइड, तो बेटा कहीं पे भी बना लो, मैं बनाता हूँ ई को यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द लोगों ने यहाँ पे बनाया होगा मुझे पता है, लेकिन कहीं पे भी बना लो कोई फर्क नहीं गिरता, क्योंकि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, कोई कहाँ पे भी बैठा तो कोई फर्क नहीं गिरेगा वेरी फर्स्ट टाइम। तो ई जो है बेटा आउटसाइड फेस कर रहा है। ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जब आउटसाइड फेस करते हो तो डायग्राम यहाँ से स्टार्ट करो, दिखने में आसानी होगी, लेफ्ट राइट करने में आसानी होगी। कुछ बच्चों ने बेटा अगर यहाँ पे आउटसाइड दिखा के किया होगा तो कोई गलत नहीं है, बस आप अपने डायग्राम को उल्टा कर देना। ठीक है, वही डायग्राम दिखेगा जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दो और छोटे छोटे पॉइंट को बेटा नोटिस करो जो मैं बोल रहा हूँ। एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो बेटा ई के सेकंड राइट में यहाँ पे एच को बैठना है, तो बैठ गया। बी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, बी जो है बेटा ई के थर्ड लेफ्ट में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आएगा बी। बी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, बहुत बढ़िया। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एंड मतलब है मतलब बी के बारे में बात करें, मतलब बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एच, तो बेटा एच के थर्ड राइट में बी है। वैसे बी तो पहले से ही बैठ चुका है, लेकिन एच के थर्ड राइट में उसको बैठाना है, ऐसा बोल के इसने क्या किया, हमें डायरेक्शन कंफर्म कर दिया किसका, एच का। अगर बेटा एच के थर्ड राइट में बी को बैठना है तो एच इनसाइड देखेगा तो बेटा लेफ्ट हो जाएगा, इसलिए एच को आउटसाइड दिखाओ, क्योंकि तभी तो वो उसके राइट में आएगा, है ना। डी फेसेस सेंटर, यहाँ पे कहीं पे भी आप डी को नहीं प्लेस कर सकते, बस आपको ये बोला गया है कि डी जो है बेटा सेंटर फेस कर रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे डी सेंटर फेस कर रहा है। एंड बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस आउटसाइड, और दोनों के नेबर जो है बेटा डी के दोनों नेबर जो है कहाँ फेस कर रहे हैं, आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर ये यहाँ पे बैठा देता हूँ मैं डी को, क्योंकि सर ये सेंटर फेस कर रहे हैं, फिर सर यहाँ पे डी सर पक्का बैठेगा सर, क्योंकि सर डी फेसेस सेंटर एंड दोनों नेबर आउटसाइड। तो बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चों को लग रहा है कि डी यहाँ पे बैठेगा, तो बेटा गलत हो तुम लोग, क्योंकि तुम कंफर्म नहीं हो डी यहीं पे आएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या बोला है, 4 लोग आउटसाइड देखने वाले और 4 लोग इनसाइड। आपको तो सिर्फ 2 ही लोग पता है ना जो इनसाइड देख रहे हो, क्या पता डी यहाँ पे आ जाए बेटा और ये इनसाइड देखे और ये दोनों ने पर आउटसाइड देखे उसके, ऐसा भी तो चांस हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप अभी पॉइंट को प्लेस नहीं करोगे। ठीक है, बाद में क्या लिखा है देखो, G sits sorry both the immediate neighborhood faces outside, G sits second to the left of A, तो बेटा A का सेकंड लेफ्ट जो है वो कौन है, G है। देखो A के सेकंड लेफ्ट में G है एंड फेसेस सेंटर, एंड फेसेस सेंटर कौन, G, G is facing the center, मतलब G is facing center। F is an immediate neighbor of D, देखो बेटा यहाँ पे एक पॉइंट है, F जो है D का इमीडिएट नेबर है, अगर F D का इमीडिएट नेबर है तो बच्चों F पक्का यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी आएगा, है ना। D is not an immediate neighbor of B, D जो है बेटा B का नेबर नहीं, मतलब पक्का D यहाँ पे नहीं आएगा और D पक्का यहाँ पे नहीं आएगा। चलो कुछ बातें पता लग गई कि D नेबर नहीं है F का, सॉरी किसका, B का। Who is facing inside, who मतलब कौन, B, तो B बेटा इनसाइड फेस कर रहा है, मतलब आपको 3 लोग पता लग गए इनसाइड वाले, हमको बोला गया 4 लोग फेस करेंगे, अब बस चौथा पता लगना चाहिए, ऑटोमेटिक डायग्राम क्रिएट हो जाएगी। C इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ G, C जो है इमीडिएट नेबर है G का, मतलब C जो है इमीडिएट नेबर है G का, तो ऐसा भी हो सकता है फिर ऐसा भी हो सकता है। बोलो जो मैंने पॉइंट्स बनाए यहाँ तक क्लियर हो गया, बोलो बेटा, बहुत बढ़िया।
बोलो, जो मैंने पॉइंट्स बनाए वहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम करते हैं इसका थोड़ा सा प्रॉपर एनालिसिस कि कौन कहाँ बैठेगा और कैसे बैठेगा। ठीक है, अभी चलो ट्राई करते हैं एक प्रॉपर। तो बेटा ये पॉइंट तो हमने कर दिया, ये वाला पॉइंट हमारा बाकी है, ये वाला पॉइंट हमारा बाकी है, और ये वाला पॉइंट हमारा बाकी है। ठीक है, इस 3 पॉइंट के थ्रू हमें डायग्राम को बनाना है। देखो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूँ। मुझे एक बात बताओ, डी का नेबर कौन है? एफ। अगर बेटा डी का नेबर एफ है तो बेटा डी यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि डी यहाँ पे आएगा तो एफ को बैठने को जगह नहीं है ना। डी का नेबर बेटा एफ है, अगर डी यहाँ पे आएगा आपके हिसाब से तो एफ के लिए जगह ही नहीं बैठेगी। इसका मतलब बेटा एफ भी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि डी यहाँ पे नहीं आएगा तो एफ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एफ अगर यहाँ पे बैठ गया बच्चों तो फिर डी के लिए जगह नहीं है ना। मतलब दोनों एक दूसरे के नेबर है, तो ये एक सिंगल जगह पे दोनों नहीं आ सकते। और यहाँ पे भी बोला गया है कि सी इज एन नेबर ऑफ जी। देखो यहाँ पे लिखा, देखो सी इज एन नेबर ऑफ जी, मतलब बेटा सी भी यहाँ पे नहीं आ सकता और जी भी यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि सी यहाँ पे आएगा तो जी के लिए जगह नहीं, और जी यहाँ पे आएगा तो सी के लिए जगह नहीं। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हुआ सब लोगों को? ये वो पॉइंट था बेटा जो आपको पकड़ना था इस डायग्राम में। ठीक है, अब देखो अब कैसे सॉल्व होगा। अब मुझे तुम ही बताओ, अब तुम ही मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे कितने लोग नहीं बैठ सकते? सर यहाँ पे 4 लोग नहीं बैठ सकते, 1 2 3 4। तो फिर ये भी तो लोग नहीं बैठ सकते, मतलब 5 6 7, मतलब बेटा इस जगह पे 7 लोग नहीं बैठ सकते। तो कौन सा वो पर्सन है 8वां जो बैठ जाएगा उस जगह पे? जल्दी बताओ, कौन सा पर्सन है बेटा जो उस जगह पे बैठ सकता है? ए बैठेगा, बहुत बढ़िया। ए बैठेगा, बहुत बढ़िया बच्चों, ए बैठेगा। तो पक्का बेटा मैं ए को यहाँ पे ले लूंगा। अगर ए यहाँ पे आ गया तो ये वाला मेरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि ए के लेफ्ट में जी है, तो बेटा ए का लेफ्ट यहाँ पे और ये हो गया जी, ए के लेफ्ट में जी है। और हमें बोला गया था कि जी सेंटर फेस करेगा, तो बेटा हो गया जी सेंटर फेस। अब मुझे पता लग गया 4 लोग सेंटर फेस कर रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब पक्का बेटा ये आउटसाइड फेस करेगा और ये भी आउटसाइड फेस करेगा। देखो 4 लोग इनसाइड और 4 लोग आउटसाइड, ये तो स्ट्रेटेजी थी ना हमारी। यहाँ पे 4 लोग इनसाइड और 4 लोग आउटसाइड, हो गया हमारा डायग्राम। अब हमें ये पॉइंट को पकड़ना है कि डी इनसाइड फेस करना चाहिए, तो बेटा एक ही पॉइंट है जहाँ पे इनसाइड बाकी है, और ये एक ही पॉइंट बाकी है जहाँ पे इनसाइड फेसिंग बाकी है, और ये यहाँ पे आएगा डी, और उसका नेबर एफ यहाँ पे आ जाएगा, और जी का नेबर बेटा सी था तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और हो गया डायग्राम क्लियर। बोलो क्लियर हो गया? आ रहा है, मजा आ रहा है? अभी थोड़ा सा, थोड़ा बहुत मजा आ रहा है तुम लोगों को? बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी जो है इसी टाइप से जो है अभी आपको सोचना पड़ेगा हर सवाल में, और आपको क्रैक करना पड़ेगा हर क्वेश्चन को। अब इसके 5 क्वेश्चन कौन से होते हैं बेटा? तो वो मैं 5 क्वेश्चन नहीं लूंगा, वो 5 क्वेश्चन में आपको डी और जी रिप्लेस हो सकते हैं ना। डी और जी क्यों रिप्लेस हो सकते हैं? ऑटोमेटिक कैसे रिप्लेस हो जाएंगे? अरे ए के कारण जी बैठा है, ए के कारण जी बैठा है, तो डी कैसे रिप्लेस करेगा उसको? अगर डी के जगह पे बेटा आप ए के जगह पे बेटा अगर आप फॉर एग्जांपल जी के जगह पे अगर आपने बेटा डी को बैठा दिया तो पॉइंट गलत हो जाएगा ना, क्योंकि जी जो है ए के लेफ्ट में है, राइट में नहीं है। ठीक है, हाँ तो मैं बात कर रहा था 5 क्वेश्चंस की। तो 5 क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? देखो मैं आपको पूछता हूँ, कोई मुझे बता सकता है कि सी के थर्ड राइट में कौन है? जल्दी बताओ, सी के थर्ड राइट में कौन है? हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी? बहुत बढ़िया। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी? बेटा बरोबर डी जो है सर सी के थर्ड राइट में है। ठीक है, हु इज सिटिंग अपोजिट ऑफ बी? बी के अपोजिट में कौन है? बी, बॉम्बे बी, बॉम्बे बी के अपोजिट में कौन है? ए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं कि बी के राइट अपोजिट में कौन है ना, सी के सेकंड राइट में कौन है, ऐसे टाइप के सवाल आते हैं। आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर लो सिटिंग अरेंजमेंट का, आपको ऑटोमेटिक पता लगता है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना काफी है, कल जो है मैं और क्वेश्चंस लेके आऊंगा। होपफुली आपको अंडरस्टूड है आज का लेक्चर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।